Hello, once again. In this second part of this lesson, the portrait of a lady, we are going to understand the meanings of the remaining questions. In the earlier lesson, we have discussed about understanding the text, in which we studied and understand these 5 questions. Okay, as you can see, and we have already discussed all these 5 questions in the last video. Now in this second part of this video, we will discuss the remaining questions. So this was under the talking about the text. Okay, so the very first question in this part is, the author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? In हिंदी, खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं, उनकी जो दादी माँ हैं वो एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन है. रिलीजियस मतलब धार्मिक महिला है. व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, और ऐसे कौन से तरीके हैं या और कौन से ऐसी तथ्य हैं इस लेसन में, फैक्ट्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक रिलीजियस पर्सन थी. देखते हैं. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विथ अ काइंड हार्ट. काइंड हार्ट का मतलब कि बहुत ही दयालु सहृदय और एक धार्मिक महिला थी. किसकी? खुशवंत सिंह की दादी माँ. हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बेड्स. उनका एक हाथ हमेशा बेड्स ऑफ हर रोजरी मतलब बेड्स ऑफ हर रोजरी मतलब जो माला होती है पढ़ने की, जिससे प्रार्थना बोली जाती है, एक एक मोती करके गिनते हैं उस माला के. तो बेड्स ऑफ रोजरी मतलब उस पर वो जो है हमेशा कुछ न कुछ माला पढ़ती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी. हर लिप्स, उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होठ हैं, कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, मूड इन एन इनऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल मतलब ऐसी प्रार्थना जो हमें सुनाई न दे. ऑडिबल मतलब जिसे हम सुन सकते हैं. इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी लिसन. ओके, जिसे हम सुन नहीं सकते, तो वो उस तरह से होठ हिलते रहते थे. शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो रोज़ाना सुबह जल्दी उठ जाया करती थी. शी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. और वो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर है एवरी डे मतलब रोज़ जो है अपने एक मोनोटोनस सॉन्ग, एक तरह की जो सिंग सॉन्ग, उनकी जो आवाज़ है, ठीक है ना, एक जैसी हमेशा रहती है, उसे हम मोनोटोनस आवाज़ कहेंगे. उसमें वो प्रतिदिन एवरी डे जो है अपनी प्रार्थना बोलती थी. शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल. वह जो है खुशवंत सिंह जो लेखक हैं, उनके साथ जो है स्कूल जाया करती थी. वाइल द नरेटर स्टडीड. और जब नरेटर यानी खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं, वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे. शी सेट इन अ टेम्पल. वह एक मंदिर में बैठ जाया करती थी. एंड रेड स्क्रिप्चर्स मतलब जो ग्रंथ होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब. वो चूँकि सिख थे, सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पढ़ा करती थी टेम्पल में, एक मंदिर में बैठकर. लेटर मतलब बाद में, इन द सिटी शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत नाराज़ हो गई थी, गुस्सा हो गई थी. दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग इन स्कूल. स्कूल के बाद में जो है जाकर जो है विद्यालय में कोई भी रिलीजियस यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, तो इस बात से वो नाराज़ रहती थी, है ना. बिफोर डाइंग, और मरने से पहले भी, शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स. उसने अपने परिवार के सभी मेंबर्स से, सदस्यों से बातचीत करना बंद कर दी. एंड टर्न टू प्रेयर, और वापस से वो प्रार्थना करने लगी थी. एंड काउंटिंग द बेड्स यानी, और फिर मोती जो है माला के, उनको वो काउंट करने लगी थी. तो ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि शी वॉज अ रियली अ ग्रेट रिलीजियस पर्सन. ओके, so this was the first question. Now come to the second question that is given in your textbook. Describe
ओके, वर्णन कीजिए द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, कि लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में जो रिलेशनशिप किस तरह से उसमें चेंज आया, बदलाव क्या आया। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या वो जैसे एक दूसरे के लिए फील करते थे, महसूस करते थे, उनकी जो भावनाएं थी वह भी बदल गई एक दूसरे के प्रति। चलिए अब आंसर देखते हैं। The changing circumstances did have a bearing on the relationship between the author and his grandmother. लगातार चेंजिंग सर्कमस्टांसेस मतलब लगातार परिस्थितियाँ बदल रही थी, जो बदली थी। डिड हैव अ बेयरिंग, उसने निश्चित तौर पर एक प्रभाव डाला था। बेयरिंग का मतलब एक इफेक्ट डाला था ऑन द रिलेशनशिप, उनके संबंधों पर। किनके बीच में संबंध थे? लेखक और दादी माँ के। आर्थर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज इंटीमेट फ्रेंड्स इन द विलेज, ये दोनों जो है गांव में बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड्स के रूप में रहा करते थे, बहुत अंतरंग मित्र थे, बहुत गाढ़ी दोस्ती थी इनकी। और टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप, उनके संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट आया व्हेन दे केम टू द सिटी टू लिव विथ आर्थर्स पेरेंट्स, जब वे जो हैं शहर में रहने आ गए थे अपने लेखक के माता पिता के साथ। जब शहर में जब शिफ्ट हो गए, द ऑथर जॉइंड एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, ऑथर जो है खुशवंत सिंह जो है उन्होंने एक शहर में एक अंग्रेजी विद्यालय ज्वाइन कर लिया था। शी रिमेन कन्फाइंड टू होम, अब कन्फाइंड मतलब वो अंदर ही, रिमेन यानी रहते थे, घर के भीतर ही वो कन्फाइंड हो गए थे, सीमित हो गए थे, घर से बाहर नहीं जाते थे। ये कौन? उनकी दादी माँ, शी। ओके, एज हियर शी कुड नॉट अकम्पनी हिम, क्योंकि वो यहाँ पर साथ नहीं दे सकती थी। अकम्पनी का मतलब टू द स्कूल, स्कूल जाने के लिए, जैसे वो पहले गांव में जाया करती थी उसे छोड़ने के लिए अब यहाँ पर नहीं जा सकती थी। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल, इस नए अंग्रेजी स्कूल में, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में अब कोई उसकी मदद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश पढ़ाया जाता था जो उसे नहीं आता था। शी कुड नॉट लाइक द काइंड ऑफ एजुकेशन, इसलिए वहाँ की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर सकी। बट गिवन टू द आर्थर एट द इंग्लिश स्कूल, बीइंग गिवन टू द आर्थर एट द इंग्लिश स्कूल, और जैसी शिक्षा उसको वहाँ पर दी जा रही थी, जो स्कूल में, जो अंग्रेजी स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। द ग्रैंड मदर बिकेम डिस्टर्ब, ग्रैंड मदर बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि उन स्कूलों में जो है, अब अंग्रेजी स्कूलों में कोई भगवान की और ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इन द न्यू स्कूल शी रिकनसाइल्ड हर सेल्फ, रिकनसाइल मतलब उसने समझौता करना, कंप्रोमाइज़ करना, उसने अपने आप से कंप्रोमाइज़ कर लिया था, समझौता कर लिया था। किससे? विद स्पिनिंग एंड टेकिंग द फीड ऑफ फेरोज, वह जो है हमेशा बस चरखा चलाया करती थी, स्पिन किया करती थी। और जो स्पैरोज यानी जो चिड़िया हैं उनको दाना दिया करती थी। व्हेन द नरेटर ग्रू अप, और जब लेखक बड़े हुआ, ही वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, अब वो जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया, कॉलेज में एडमिशन उसने ले लिया। एंड देन वेंट अब्रॉड, और फिर वो बाहर विदेश पढ़ने चला गया। सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, इसलिए दोनों के बीच में जो एक कॉमन लिंक था बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वाज स्नैप्ड, वो लेखक के बीच में और दादी के बीच में जो कॉमन लिंक था वो स्नैप्ड हो गया, मतलब टूट गया। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हिज सेक्लूजन, और दादी माँ ने जो है अब अपना एक सेक्लूजन यानी एकांत स्वीकार कर लिया था। विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मतलब सबको त्याग दिया था उसने, वो किसी से बात नहीं करती थी, सबसे से बोलती नहीं थी। नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, ठीक है। डिड चेंज, ये चेंज एक्चुअल में यहाँ पे जी जोड़ लीजिएगा, CHNG। अब उनके लिए जो उनकी जो फीलिंग्स है, एक और क्वेश्चन जो आया था वो ये ऊपर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, तो इसका रिप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं लास्ट लाइन में। नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, इन दोनों की जो है
फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बदली, दो डिस्टेंसेस ग्रू बिटवीन देम, यद्यपि दो मतलब यद्यपि जो दूरियां हैं डिस्टेंसेस है उनके बीच में, बिटवीन देम ग्रू वो बढ़ गई थी, वो विदेश चला गया था, फिर भी एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई थी। सो द थर्ड क्वेश्चन, वुड यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत होंगे दैट द आथर्स ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन, कि दादी माँ वह व्यक्ति, इस पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, वो एक मजबूत चरित्र वाली महिला थी, कि उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो चरित्र था वो बड़ा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। इफ़ यस, अगर हाँ, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस, तो ऐसे उदाहरण दीजिए, इंस्टांसेस यानी ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए दैट शो दिस, जो इस बात को बताती हों कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की महिला थी। चलिए देखते हैं। यस, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, हाँ वह एक मजबूत चरित्र वाली एक दादी माँ थी। द इंस्टांसेस टू प्रूव दिस, इस बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो उदाहरण इंस्टांसेस हैं आर गिवन बिलो, वो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर उन सब इंस्टांसेस के बारे में बात करते हैं हम। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, लेखिका की जो दादी माँ बड़ी मजबूत चरित्र वाली महिला थी। शी वाज अ पिक्चर ऑफ कंटेंटमेंट, अब कंटेंटमेंट मतलब संतोषी महिला थी, आत्मसंतुष्ट होना, वो बिल्कुल एक चित्र थी किसकी, संतोष की, मतलब बिल्कुल आत्मसंतुष्ट थी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बड़े जल्दी संतुष्ट कर लेती थी। शी हैड हर ऑन थॉट्स अबाउट द लर्निंग एट स्कूल, उसके खुद के अपने विचार थे, ठीक है, किसके बारे में, अबाउट द लर्निंग एट स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। शी कंसिडर्ड द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स टू बी मोर फ्रूटफुल, वह हम कंसिडर यानी मानती थी कि ये जो ग्रंथों में जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है, ज़्यादा फलदायक है देन साइंस एंड म्यूज़िक, है ना, जो म्यूज़िक और विज्ञान जो पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा फ्रूटफुल कौन सी है, द टीचिंग्स इन द गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, जो ग्रंथों में पढ़ाई जाती है। इन हर फेज़ ऑफ लॉनलीनेस एंड सेक्लूजन, तो एक जो फेज़ आया था, एक जो समय आया था उसके जीवन में, कौन सा, अकेलेपन का, लॉनलीनेस एंड सेक्लूजन एक ही बात है, जो अकेलेपन का, जो एकांत का जो समय आया था। शी टुक अ व्हील स्पिनिंग, तो वो हमेशा चरखा काटती रहती थी, चरखा चलाती थी, एंड फीडिंग स्पैरोज, और चिड़ियों को जो है दाना खिलाया करती थी। शी अपीयर्ड कंपोज्ड यानी बहुत पीसफुल, बहुत शांत, अपीयर्ड यानी दिखाई कर देती थी, वो बड़ी शांत दिखाई देती थी। एंड डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन, और कोई भी इमोशन यानी भावनाएं जो है वो कभी भी अभिव्यक्त नहीं करती थी, डिस्प्ले नहीं करती थी। व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, कब उसने कोई भावनाएं नहीं बताई, कब नहीं बताई, जब लेखक ने जो है, ऑथर खुशवंत सिंह ने जो है अब्रॉड यानी विदेश पढ़ाई करने जाने का निश्चय किया, तो उन्होंने किसी भी तरह की भावनाएं अभिव्यक्त नहीं करी। इग्नोरिंग एवरीवन, उसने सबकी उपेक्षा कर दी। हु ट्राइड टू स्टॉप हर, जो भी उसे रोकने की कोशिश करते थे उनसे उसने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। शी सेंग फॉर सेवरल आवर्स सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग, जो होम कमिंग के जो गीत हुआ करते थे वो कई घंटों तक वो गीत गाया करती थी। तो ये सारे इंस्टांसेस हमें शो करते हैं कि उसने जो है दूसरे लोगों को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है बताती है कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, अब ये आखिरी प्रश्न है इसका, इसको हम समझ लेते हैं। हैव यू नॉन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से को जानते हैं जिसका कि जो बिल्कुल लेखक जो है खुशवंत सिंह जो है उसके जो दादी की तरह हो? क्या आप कभी ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हैं? डू यू फील द सेम लॉस ऑफ विद रिगार्ड टू समवन
हु यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, क्या तुम भी वैसे ही महसूस करते हो नुकसान का जब किसी व्यक्ति को आप खो देते हो जिन्हें आप बहुत चाहते हो, और जब वो खो जाते हैं तो क्या तुम भी उनके लिए वैसा ही महसूस करते हो? तो देखते हैं। जब देखिए अब इसके दो रिप्लाई हो सकते हैं, यस और नो में, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हैव यू नॉन समवन, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बिल्कुल खुशवंशी की दादी जैसा हो? तो इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, यस और नो। तो यहाँ पर मैंने दोनों आंसर दिए हैं, आपके ऊपर चॉइस में। अगर आप यस लिखते हैं तो ये वाला आंसर देना है, और अगर आप नो लिखते हैं तो आपको ये जो और के बाद जो दिया हुआ है इसका रिप्लाई करना है। इफ़ यू से यस आई न्यू समवन, हाँ मैं जानता हूँ, लाइक द आथर्स ग्रैंड मदर, कि खुशवंशी की जो दादी माँ की तरह एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। इट वॉज माई ओन ग्रैंड मदर, ये मेरी खुद की दादी माँ थी। हु पास्ड अवे रिसेंटली, रिसेंटली जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, जो अभी अभी गुजर गई हैं। पास्ड अवे मतलब गुजरना। द इंटेंस सेंस ऑफ लॉस इज़ वेरी हार्ट रेचिंग, जो मेरे मन में जो तीव्र जो सेंस जो आया था ऑफ लॉस, उनके खो जाने का, इज़ वेरी हार्ट रेंजिंग, मतलब दिल तोड़ देने वाली वो घटना थी। एज आई स्पेंट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ विद हर, क्योंकि मैंने लगभग जो है 15 साल जो है मेरी दादी के साथ बिताए थे, इसलिए मुझे भी वैसा ही महसूस होता है जैसा कि खुशवंशी को महसूस हुआ था। अब एक रिप्लाई हो सकता है, नो आई हैव नेवर नॉन समवन, नहीं मेरे जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं आया जिसे मैं ऐसा जानता हूँ। द वे द आथर न्यू हिज ग्रैंड मदर, जिस तरह से लेखक जो है अपनी दादी माँ को जानता था। ठीक है। दस आई हैव नेवर फेल्ट द सेंस, इसलिए मैंने इस तरह की भावना कभी भी महसूस नहीं की। ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब शोक का या दर्द का, जो ऐसी भावना मैंने कभी महसूस नहीं की। प्रेजेंटेड इन द स्टोरी, जैसा कि कहानी में वर्णन किया गया है। तो ये इतने ये जो दो पोर्शन है, एक तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड और दूसरा जो पोर्शन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये हमारे जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो उसकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 40, और जो कि थोड़े से 30 to 40 वर्ड्स या ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स तक चले जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, वो होते हैं 4 मार्क्स के, जो मैंने आपको लिखवाए हैं। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं उसको आपको 100 to 150 वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है। इसलिए वर्ड लिमिट आपने देखी होगी कि थोड़ी सी आपको लेंथी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, लेकिन इससे कम में आपका इस बार काम चलने वाला नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप लर्न करना चालू करेंगे समझने के साथ, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप बिल्कुल कंफर्टेबली लर्न कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, न्यू वर्ड्स आएंगे। इसका सबसे बेस्ट मेथड यही है कि जितने न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप अलग से लिखिए, उनका यूज़ कीजिए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए, अलग संदर्भ में इसका उपयोग करें, अपने खुद के वाक्य बनाएं। और जितने भी न्यू वर्ड्स आए जब आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है ये आपको जब क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। एंड डोंट ट्राई टू क्रेम देम, क्रेम मतलब उनको रटने की कोशिश मत करोगे, जितना रटोगे याद नहीं कर पाओगे, बिल्कुल यकीन मानिए आप मेरी बात का। इफ़ यू क्रेम देन यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न देम ऑल until you understand what is given in the answer। जब तक आप नहीं समझेंगे कि आंसर में दिया क्या है, लेसन में दिया क्या है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फेयरली लिखिए, फिर आप उसके साथ में हर लेसन के साथ में जितने भी न्यू वर्ड्स इनमें आ रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप टेक्स्ट बुक के नहीं करते हैं तो इन क्वेश्चन आंसर्स में जितने न्यू वर्ड्स आए हैं उनको आप लिख लीजिए। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंसल्ट करके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ने बड़े आंसर लिखाए हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखाने की कोशिश की। अब आप जो है वर्ड लिमिट पर न जाएं, उसकी सिंप्लिसिटी पर जाएं कि कितना आंसर सिंपल और अप्रोप्रिएट है। जब इस तरह से आप लर्न करेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप
ये जो क्वेश्चन लेसन 1 है ये इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज आपकी टेक्स्ट बुक में, वर्किंग विद वर्ड्स, नोटिसिंग फॉर्म एंड थिंग्स टू डू, और कुछ नोट्स की। तो ये हम अपनी अभी चूँकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसको क्लासरूम में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने इन 2 पार्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और आपने देखा होगा कि जब मैंने सेकंड टाइम ये सेकंड पार्ट जब चारों क्वेश्चंस के लिखे हैं, तो लैंग्वेज वही यूज़ की है जो फर्स्ट पार्ट में मैंने यूज़ की थी। इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराएं नहीं, इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये किया जाएगा वॉइस